आज हम बात करेंगे आपके यूनिट 3 के फर्स्ट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है आपके बाबर व हुमायूं की स्थापना। तो सबसे पहले हम मुग़ल काल के बारे में चर्चा करेंगे। पहले तो चलो फर्स्ट तो हम मुग़ल काल के बारे में बात करेंगे कि मुग़ल काल का समय क्या क्या रहा। तो जहाँ तक समय की अपन बात करें तो मुग़ल काल का समय रहा अपने 1526 से लेकर 1707 तक। 1707 में आपके औरंगजेब थे लास्ट, लेकिन उसके बाद भी अनेक ऐसे शासक हुए, रोशन अख्तर, उसके बाद लास्ट शासक रहा आपके बहादुर शाह जफर द्वितीय, जो कि 1857 की क्रांति में उसको आगे किया गया था और वह उस समय हिंदुस्तान का शासक था, जो कि आखिरी शासक था। और 1858 तक वह लास्ट मुग़ल बादशाह रहता है, जिसके बाद मुग़ल भारत में नहीं रह पाते। तो यहाँ पर स्टार्ट में अगर बात करें हम तो मुग़ल काल की, तो मुग़ल काल में सर्वप्रथम अपन बात करेंगे बाबर की, जो कि सर्वाधिक इम्पोर्टेंट शासक है बाबर। और बाबर ही एक ऐसा शासक था जिसने भारत में मुग़लों की स्थापना की थी, और यह उसमें युद्धों के प्रति जो उसकी नीति थी वो भी बहुत ही अलग प्रकार की थी। जिसमें अगर पहले अपन बात करें तो बाबर के समय पीरियड की बात की जाए तो बाबर का समय पीरियड था आपके 1483 से लगाकर 1530 तक। बाबर का समय पीरियड 1483 से 1530 तक है, लेकिन भारत में बाबर 1526 में पानीपत के युद्ध के बाद भारत में वह अपने साम्राज्य की स्थापना करता है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे उसके जन्म की। तो जन्म की बात की जाए तो बाबर का जन्म आपके हुआ था 1483 में। उसका जन्म स्थान की बात की जाए तो आपके यह हुआ था ट्रांस आक्सिया के फरगना नामक स्थान पर, मध्य एशिया में ट्रांस आक्सियाना के फरगना नामक स्थान पर बाबर का जन्म आपके 1483 में हुआ था। उसका जन्म स्थान की बात करें तो मध्य एशिया के ट्रांस आक्सियाना के फरगना नामक स्थान पर इसका जन्म हुआ था। और इसकी माता के नाम की बात की जाए तो उसकी माता का नाम था कुतलुब निगार खां। इसके पिता की बात की जाए तो इसके पिता का नाम था आपके उमर शेख मिर्ज़ा। और बाबर तैमूर की 5वीं पीढ़ी व चंगेज खां की 14वीं पीढ़ी से था। इसके आगे पर बात करेंगे कि शासक के रूप में बाबर कहाँ पर रहा, जहाँ पर वह शासक के रूप में रहा। तो सबसे पहले अगर बात करें अपन बाबर की, तो शासक के रूप में बाबर कहाँ रहा। तो शासक के रूप में आपके बाबर रहा शासक के रूप में बाबर तो शासक के रूप में बाबर की बात की जाए तो यह आपके एक तो फरगना का शासक था, एक काबुल का, और एक आपकी बात की जाए तो यह दिल्ली का शासक बना, दिल्ली का। तो फरगना का शासक यह था, उसका समय था आपके 1494 से लेकर 1502 ईस्वी। 1494 से 1502 ईस्वी। काबुल की बात की जाए तो यह काबुल में रहा 1504 से लेकर 1525 तक, और दिल्ली में 1526 से लेकर 1530 तक यह रहा। सर्वप्रथम अगर बात की जाए तो सरायकोट का युद्ध हुआ था बाबर व शेरवानी खां उज़्बेकों के मध्य। बाबर व शेरवानी खां उज़्बेकों के मध्य सरायकोट का युद्ध हुआ था, जो कि 1502 में हुआ था। तो अपन इसके बात की जाए तो फर्स्ट युद्ध की बात करें अपन सरायकोट का युद्ध।
यह हुआ था आपके 1502 ईस्वी में। इसके बारे में अपन को विस्तार चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अपन को मेन पढ़ना है भारत में इसकी स्थापना। अपने टॉपिक वाइज अगर देखा जाए तो अपन को पढ़ना है भारत में इसकी स्थापना। तो भारत में अगर इसकी स्थापना की अपन बात की जाए तो यह होती है दिल्ली पानीपत से इसकी युद्ध की भारत में इसकी स्थापना की थी। तो फर्स्ट युद्ध की बात करें अपन तो बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण 1519 में किया था। बाबर ने भारत में पहला आक्रमण 1519 में किया था, जिसको अपन भेरा व बागोर का युद्ध कहते हैं। भेरा व बागोर का युद्ध, भेरा व बागोर जो वर्तमान पंजाब में स्थित है। सेकंड अगर बात करें अपन तो इनका सेकंड युद्ध हुआ था 1519 में पेशावर में, यहाँ यूसुफ जाई कबीला के मध्य हुआ था। 1520 की अगर बात की जाए तो 1520 में एक युद्ध हुआ था भेरा व बाजोर का युद्ध। 1524 में लाहौर पंजाब, यहाँ का गवर्नर दौलत खां लोधी था। 1524 की बात की जाए तो लाहौर पंजाब, यहाँ का गवर्नर दौलत खां लोधी था। बाबर ने दौलत खां लोधी को सुल्तानपुर व जालंधर का क्षेत्र देने का निर्णय किया था, जिसे दौलत खां ने स्वीकार नहीं किया। दौलत खां लोधी ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए बुलाया। वह अपने को राजपूत आलम खां व दिलावर खां को काबुल भेजा। वह अपने दो राजपूत आलम खां व दिलावर खां को काबुल भेजा। अगर बाबर को भारत में बुलाने की बात की जाए तो यहाँ आपके बुलाया था दौलत खां लोधी में, लेकिन यह पे अपन सत्य नहीं मान सकते। लेकिन फिर भी कई किताबों में ऐसा लिखा हुआ है कि दौलत खां लोधी ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था। इसमें अगर आगे बात करते हैं तो सर्वप्रथम अपन इम्पोर्टेंट युद्ध की बात करें तो 4 युद्ध इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है, जो कि पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध और घाघरा का युद्ध। यह 4 युद्ध बाबर और अपने मुगल काल की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट युद्ध है, जिसके बारे में अपन चर्चा करनी है आगे। जिसमें फर्स्ट युद्ध की बात करें तो फर्स्ट युद्ध आपके था पानीपत का युद्ध। पानीपत जो वर्तमान में हरियाणा में स्थित है। पानीपत के युद्ध की बात की जाए तो पानीपत का युद्ध आपके हुआ था 21 अप्रैल 1526 को। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया, जो कि बाबर व इब्राहिम लोदी के मध्य था। पानीपत आपके हरियाणा में स्थित है और इन दोनों के मध्य युद्ध लड़ा गया था। एक तो था आपके बाबर और दूसरा था इसके विरुद्ध इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी जो कि उस समय दिल्ली सल्तनत का शासक था। बाबर की इस युद्ध में विजय होती है, जीत होती है, और इसके जीत के प्रमुख कारण है, जिसमें अगर फर्स्ट बात करें तो इसमें तुलुगमा युद्ध पद्धति। तुलुगमा युद्ध पद्धति की बात की जाए तो बाबर ने उज्बेकों को यह पद्धति सीखी थी। बाबर ने उज्बेकों से यह पद्धति सीखी थी। मध्य एशिया की जनजाति थी उज्बेक, जो जाति थी वह मध्य एशिया की जनजाति थी, और वह उज्बेकों से बाबर ने तुलुगमा युद्ध पद्धति को सीखा था। दुश्मन को आगे व पीछे दोनों तरफ से घेर कर युद्ध करना तुलुगमा युद्ध पद्धति कहलाती है। दुश्मनों को युद्ध भूमि में आगे व पीछे दो, आपको मेन बात यही याद रखनी है कि दुश्मन को आगे व पीछे दोनों तरफ से घेर कर जो युद्ध किया जाता था उसे तुलुगमा युद्ध पद्धति कहा जाता था। और तुलुगमा युद्ध पद्धति यह बाबर की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और यह इसकी कुशल दायित्व का अपन को दिखाता है कि वास्तव में उसमें कुशल नेतृत्व का था। अगर सेकंड बात करें तो उस्मानी विधि या रूमी विधि। उस्मानी विधि की बात की जाए तो तोपों को सजाने की विधि को उस्मानी विधि कहा जाता है। पानीपत के युद्ध की बात की जाए तो तोपों को सजाने की विधि उस्मानी विधि कहलाता था। उस्मानी विधि का प्रयोग इसने भारत में सर्वप्रथम पानीपत के युद्ध में किया था। तोपों को सजाने की विधि को उस्मानी विधि या रूमी विधि भी कहा जाता है। बाबर के उसमें तोपची थे उस्ताद अली व मुस्तफ़ा अली। बाबर के तोपची की अगर बात की जाए तो मुस्तफ़ा अली व उस्ताद अली।
पानीपत के युद्ध में पहली बार तोपखाने व बारूद का प्रयोग किया। सबसे पहले आपको ये बात रखना, इम्पोर्टेंट जो बात याद रखनी उसको है पानीपत के युद्ध में पहली बार तोपखाने व बारूद का प्रयोग हुआ। तोपखाने व बारूद का प्रयोग हुआ। थर्ड, अगर बात करें रिजर्व सेना, ईरानियों से यह विधि थी किसी की थी। रिजर्व सेना रखने की जो विधि थी वह बाबर ने ईरानियों से सीखी थी। एक आपके आगे बात आती है कलंदर। कलंदर क्या है? कलंदर की बात की जाए तो बाबर को कलंदर भी कहा जाता था। बाबर ने अपनी भारत विजय के बाद काबुल के प्रत्येक निवासी को एक एक चांदी का सिक्का प्रदान किया था। इस दानशीलता के कारण बाबर को कलंदर कहा जाता था। कभी भी ये पूछा जाए कलंदर क्यों कहा जाता है बाबर को, तो इसमें अपन क्या बात कर सकते हैं, बाबर ने अपनी भारत विजय के बाद काबुल में जाकर प्रत्येक गांव के निवासी को या प्रत्येक निवासी को एक एक चांदी का सिक्का दिया था, जिस कारण बाबर को कलंदर कहा जाता था। आगे अपन बात करेंगे बादशाह। मुग़ल बादशाह स्वयं को सर्वोच्च मानते थे, जिस कारण वो अपने आप को बादशाह मानते हैं। एक अपने बात की जाए तो कोहिनूर हीरा। बाबर ने ग्वालियर के शासक विक्रमजीत से कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। कोहिनूर हीरे की बात आगे भी चलेगी, लेकिन इसके पहले अपन बात करते हैं कोहिनूर हीरे की। तो कोहिनूर हीरे के बारे में आपको बता दूं, बाबर ने ग्वालियर के शासक विक्रमजीत से कोहिनूर का हीरा प्राप्त किया था। विक्रमजीत से कोहिनूर का हीरा प्राप्त किया था। विक्रमजीत ने इब्राहिम लोदी की तरफ से बाबर के खिलाफ युद्ध किया था। विक्रमजीत था, उसने इब्राहिम लोदी की तरफ से बाबर के खिलाफ युद्ध किया था। सेकंड, अगर आपके इम्पोर्टेंट युद्ध की बात की जाए तो सेकंड आपके इम्पोर्टेंट युद्ध आता है खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध अपने मेवाड़ की तरफ से भी बहुत ही, मेवाड़ के इतिहास में भी देखा जाए तो खानवा का युद्ध बहुत ही इम्पोर्टेंट युद्ध है, जो कि महाराणा सांगा व बाबर के मध्य हुआ था। सांगा की अगर बात करें, महाराणा सांगा जो कि बहुत ही शक्तिशाली शासक थे, 16 फरवरी 1527 को राणा सांगा के मध्य बयाना का युद्ध लड़ा गया, जिसमें सांगा की विजय हुई थी। इस युद्ध के बाद सांगा एक महीने तक भरतपुर के भुवनेश्वर नामक स्थान पर रहा और इस युद्ध में सांगा की विजय हुई थी, लेकिन सांगा ने अपने आगे के दूरदृष्टि का अभाव होने के कारण उसने यही नहीं सोचा था कि बाबर वापस आके युद्ध करेगा, लेकिन बाबर ने युद्ध की ठान ली थी। और खानवा का युद्ध जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट युद्ध है, और इस युद्ध की बात की जाए तो यह हुआ था आपके 17 मार्च 17 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध हुआ था बाबर व राणा सांगा के मध्य। खानवा की बात की जाए तो वर्तमान यह रूपास तहसील में स्थित है, रूपास तहसील भरतपुर में। खानवा आपके वर्तमान रूपास तहसील के भरतपुर में स्थित है, और राणा सांगा की बात की जाए, महाराणा सांगा की बात की जाए तो उन्होंने इस युद्ध में पाती पैरवन प्रथा जो थी उसको उपयोग किया था। पाती पैरवन प्रथा का अर्थ ये था कि सभी भारत में सभी शासकों को या सभी राजाओं को एक पत्र लिखकर भेजा जाता था, जिसमें उनको युद्ध भूमि में सहायता के लिए बुलाया जाता था। इस प्रथा को अपन पाती पैरवन प्रथा का प्रयोग पाती पैरवन प्रथा कहते थे। और पाती पैरवन प्रथा आप समझ गए होंगे कि युद्ध भूमि में सभी शासकों को अपनी और साथ रखकर जो युद्ध करते हैं उनको आमंत्रित किया जाता है, उसको पाती पैरवन प्रथा कहते हैं। इस युद्ध में बाबर ने भी एक महत्वपूर्ण काम किया। बाबर ने काम किया तमगा कर। यह एक प्रकार का धार्मिक कर था।
जो कि सैनिकों से लिया जाता था। तमगा कर यह एक प्रकार का धार्मिक कर था जो कि सैनिकों से लिया जाता था। बाबर ने खानवा के युद्ध से पहले यह कर माफ़ कर दिया था, जिस कारण सैनिकों को युद्ध करने के लिए उत्सुक होना पड़ा। जिहाद, और बाबर ने इस युद्ध को जिहाद या धर्म युद्ध का नारा दिया। बाबर ने इस युद्ध को धर्म युद्ध का नारा दिया, जिस कारण सैनिकों में यह उत्साह था और सैनिकों को युद्ध के प्रति बहुत ही इंटरेस्ट था, अच्छा लगा। काफिर, मूर्ति पूजा करने वालों को काफिर कहा जाता था। अगर आगे अपन बात करें तो इस युद्ध में बाबर की विजय होती है और राणा सांगा की हार होती है। विलियम ब्रुक यह एक इतिहासकार था। विलियम ब्रुक यह एक इतिहासकार था। इसके अनुसार सिलहदी तंवर ने राणा सांगा के साथ विश्वास किया था। इसके अनुसार सिलहदी तंवर ने राणा सांगा के साथ विश्वासघात किया। राणा के साथ विश्वासघात किया था। सिलहदी तंवर ने राणा सांगा के साथ विश्वासघात किया था। अगर नेक्स्ट युद्ध की बात की जाए तो नेक्स्ट युद्ध आपका था चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध आपके चंदेरी वर्तमान एमपी में स्थित है। चंदेरी वर्तमान एमपी में स्थित है, जो कि जनवरी 1528 को चंदेरी का युद्ध लड़ा गया था। यह युद्ध बाबर व मेदिनी राय के मध्य हुआ था। बाबर वर्सेस मेदिनी राय। आपको इम्पोर्टेंट चीज़ ये ध्यान रखिए कि कौन सा युद्ध किसके खिलाफ हुआ था, किसके मध्य हुआ था, इस युद्ध में किसने किसका साथ दिया था, इस प्रकार की सभी जानकारी आपको मैं बताता हूँ। और यह युद्ध हुआ था बाबर व मेदिनी राय। राणा सांगा का सहयोगी व सामंत मेदिनी राय था, जो वह राणा सांगा का सामंत व सहयोगी था। राणा सांगा का सामंत व सहयोगी था। और इस युद्ध में बाबर की विजय होती है। और एक युद्ध आता है घाघरा का युद्ध। मई 1529 में लड़ा गया घाघरा का युद्ध, जो कि घाघरा वर्तमान गंगा की सहायक नदी है। यह हुआ था 1529 को। घाघरा का युद्ध आपके हुआ था 1529 को, मई 1529 को। यह युद्ध बाबर व बंगाल के शासक नुसरत शाह व बिहार का मोहम्मद लोदी के मध्य हुआ था। बाबर वर्सेस बंगाल के शासक नुसरत शाह व बिहार का मोहम्मद लोदी के बीच। बाबर ने पश्चिम बंगाल को अपने राज्य में मिलाकर मिर्जा जमा को यहाँ का गवर्नर बना दिया। आगे अपन बात करेंगे घाघरा के युद्ध के बाद बाबर का साम्राज्य विस्तार काबुल से बिहार तक का हो गया था। अगर इन चारों युद्ध की बात की जाए तो घाघरा के युद्ध के बाद बाबर का साम्राज्य विस्तार काबुल के बिहार तक हो गया था। 1530 में आगरा में बाबर की मृत्यु हो जाती है। 1530 में आगरा में बाबर की मृत्यु हो जाती है। बाबर का मकबरे की बात की जाए तो बाबर का मकबरा आपके स्थित है काबुल में। इनका मकबरा कहाँ स्थित है? काबुल में। बाबर कालीन चित्रकला की बेहजाद अन्य नाम आता है पूर्वकार आपने। बाबर ने मुंबईयान शैली का विकास किया था। यह भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि आपको याद है। बाबर ने मुंबईयान शैली का विकास किया था। बाबर ने मुंबईयान शैली का विकास किया था। आगरा में आरामबाग का निर्माण करवाया। आगरा में आरामबाग का निर्माण, जिस आरामबाग जैसे नूर अफगान का निर्माण करवाया। वजह
वजह वजह किसे कहा जाता है? वजह का अर्थ ये होता है बाबर के द्वारा जागीर दिए जाने की व्यवस्था शुरू की गई। बाबर के द्वारा जागीर दिए जाने की व्यवस्था शुरू की गई जिसे वजह कहा जाता है। यह जागीर वजह के नाम से जानी जाती थी। तो यह तो आपके हुआ बाबर की बात। अगर नेक्स्ट अगर शासक की बात की जाए तो आपके नेक्स्ट शासक आता है हुमायूं। नेक्स्ट शासक की बात की जाए तो आपके यहाँ आता है हुमायूं। हुमायूं की बात की जाए तो हुमायूं का शासनकाल बहुत ही संघर्षपूर्ण रहा और इन्होंने अपने जीवन में बहुत ही संघर्ष किया। और एक लेनपुल नामक एक विद्वान ने कहा है कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए ही उनकी मृत्यु हो गई, क्योंकि इनको अफगान शासक शेरशाह सूरी के साथ इनके युद्ध होते हैं जिनमें उनको हार का सामना करना पड़ता है, जिस कारण से उनको बहुत तकलीफों और कष्टों का सामना करना पड़ता है। उनके 3 भाई और होते हैं, कामरान, हिंदल, अस्करी और हुमायूं। यह चारों हुमायूं बाबर के पुत्र थे। अगर हुमायूं के शासनकाल की बात करें तो इनके शासनकाल को अपन 2 समय इनका शासनकाल रहा था। फर्स्ट बात की जाए तो इनका 1530 से 40 और सेकंड की बात की जाए तो 1555 से 1556। इनका शासनकाल 2 बार रहा, एक बार 10 साल का रहा और एक बार 1 साल का। मीर खलीफा का षड्यंत्र। निज़ामुद्दीन अहमद की पुस्तक मीर खलीफा का षड्यंत्र मीर निज़ामुद्दीन अहमद की पुस्तक तबकात अकबरी से मीर खलीफा के षड्यंत्र की जानकारी मिलती है। इसमें हुमायूं के स्थान पर ख्वाजा मेहंदी हसन को शासक बनाने का षड्यंत्र रचा था। हुमायूं के भाइयों की बात की जाए तो हुमायूं के 3 भाई थे, जिसमें आपके थे कामरान, अस्करी और तीसरा था आपके हिंदाल। कामरान की बात की जाए तो हुमायूं ने काबुल व कंधार दिया गया था। अस्करी की बात की जाए तो इनको संबलपुर यूपी दिया गया था। संबलपुर यूपी का क्षेत्र। और हिंदाल की अगर बात की जाए तो इनको मेवात का क्षेत्र दिया गया था। हुमायूं के 3 मुख्य प्रतिद्वंदी की बात की जाए तो उनके प्रतिद्वंदी का नाम आता है मोहम्मद लोदी, बहादुर शाह और शेरशाह सूरी। मोहम्मद लोदी, हुमायूं ने 1532 में देवरिया के युद्ध में मोहम्मद लोदी को पराजित किया था। हुमायूं ने 1532 में देवरिया के युद्ध में मोहम्मद लोदी को पराजित किया। बहादुर शाह की बात की जाए तो हुमायूं ने बहादुर शाह के साथ 1535 ईस्वी में युद्ध किया। हुमायूं ने बहादुर शाह के साथ 1535 में युद्ध किया और यह युद्ध मंसूर के युद्ध के नाम से जाना जाता है। बहादुर शाह ने चंपानेर से अपना अधिकार छोड़ दिया था। बहादुर शाह ने चंपानेर के सेनानायक इख्तियार खां को पराजित करके चंपानेर पर अधिकार कर लिया। शेरशाह के साथ संघर्ष। शेरशाह के साथ अगर संघर्ष की बात की जाए तो उस चौसा का युद्ध। शेरशाह के साथ संघर्ष की बात की जाए तो शेरशाह के साथ संघर्ष। हुमायूं का सर्वाधिक संघर्ष तो था वह शेरशाह के साथ था। शेरशाह का उसका सामना होता है चौसा के युद्ध में 1539 में। चौसा जो कि वर्तमान बिहार में स्थित है आपके, और चौसा का युद्ध हुआ था हुमायूं व शेरशाह के मध्य। चौसा के युद्ध की बात की जाए तो चौसा आपके वर्तमान बिहार में स्थित है और चौसा का युद्ध हुआ था शेरशाह सूरी व हुमायूं के मध्य, जिसमें शेरशाह की विजय हुई थी। चौसा का युद्ध पहला युद्ध था जिसमें अफगानों ने मुगलों को पराजित किया था। चौसा का युद्ध पहला युद्ध था जिसमें अफगानों ने मुगलों को पराजित किया था। चौसा के युद्ध के बाद शेर खान ने शेरशाह की उपाधि दान की। शेरशाह की उपाधि की अगर बात की जाए आपसे तो आपको बताना है कि चौसा के युद्ध के बाद शेर खान ने शेरशाह की उपाधि धारण की थी। इस युद्ध के बाद निज़ाम रुक्का नामक भिश्ती ने हुमायूं के जान बचाई। इस युद्ध के बाद जब हुमायूं भागता है और भागते हुए नदी में गिर जाता है तो वहाँ पर
निज़ाम हुक्का नामक एक भिश्ती ने उनकी जान बचाई थी। जिसके बाद हुमायूं ने उन्हें बोला कि मतलब आपको क्या चाहिए, तो उसने बोला कि जब भी आप वापस आपको शासक बनो उस समय मुझे एक दिन का शासक बनाना। इस कारण हुमायूं जब वापस 1555 ईस्वी में जब वह वापस शासक बनता उस समय वह निज़ाम हुक्का को एक दिन का हिंदुस्तान का बादशाह बनाता है। और उस एक दिन में निज़ाम भिश्ती नामक जो यह था, यह व्यक्ति जिसने चमड़े के सिक्के चलाए थे, और वह एक दिन का शासक। अगर कभी मुग़ल काल में बात की जाए तो एक दिन के बादशाह की अगर बात की जाए तो वहाँ पर आपके आएगा निज़ाम भिश्ती नामक यह व्यक्ति, जिसने चौसा युद्ध के बाद हुमायूं की जान बचाई थी। इस युद्ध के बाद आगे अपन बात करेंगे कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध, जो कि हुआ था 17 मई 1940 को। 17 मई 1940 को 17 मई 1940 को यूपी में कन्नौज व बिलग्राम का युद्ध हुआ। 1540 को 17 मई 1540 को 17 मई 1540 को यूपी में कन्नौज व बिलग्राम का युद्ध। इस युद्ध में हुमायूं के सेनापति की बात की जाए तो हुमायूं का सेनापति था आपके मिर्ज़ा हैदर दोगला। इस युद्ध में हुमायूं का सेनापति था मिर्ज़ा हैदर दोगला। मिर्ज़ा हैदर ने इस युद्ध का वर्णन करते हुए लिखा है कि इस युद्ध में बिना तीर चलाए ही शेरशाह पूरी तरह जीत गया और हुमायूं ने ईरान के शासक के यहाँ शरण ली। इसके आगे अगर बात की जाए तो इसके आगे जो युद्ध हुआ था मच्छीवाड़ा का युद्ध, और कन्नौज बिलग्राम के युद्ध के बाद भारत में 1540 से लेकर 1555 तक शेरशाह सूरी शासन करता है, जिसको अपन 1540 से 1555 के समय को निर्वासन काल का समय कहते हैं। निर्वासन काल। और अगर शेरशाह सूरी की बात की जाए तो 1545 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो जाती है किसी कारणवश, जैसे कि अपन कह सकते हैं कि वह बारूदों और बंदूकों का कई रख रखाव कर रहे थे या उनकी सफाई कर रहे थे, जिस कारण गोली चलने से शेरशाह की मृत्यु हो जाती है। लेकिन फिर 1555 तक का समय शेरशाह सूरी का समय या सूरी वंश का समय कहा जाता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम अगले क्लास में इसके बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।